ए जी, तो हम पधार गए हैं आपके पास व्यवसाय अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। आज हम चर्चा करने वाले हैं व्यवसाय अध्ययन के पहले अध्याय पर, जो कि है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, मतलब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपको पता ही होगा कि आज डे फर्स्ट यानी फरवरी फर्स्ट है। आज से हमारी केबीटी सीरीज स्टार्ट हो रही है। 20 दिनों तक हमारा प्रयास और आपका साथ दोनों ही मिलकर के हमको ऐसा देखना है कि हमारी पूरी की पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाए। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है प्रबंध को परिभाषित कीजिए, या प्रबंध की परिभाषा लिखिए, या प्रबंध से आप क्या समझते हैं। What do you understand by management? Define management. What is management? इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप इसकी दो डेफिनेशंस लिखेंगे। हमने बड़ी ही छोटी छोटी सी और सिंपल सी डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर लेकर के मैं आया हूँ और मैं इसको समझाता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि लॉरेंस एप्ले कह रहे हैं, लॉरेंस एप्ले का कहना है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। मतलब कि प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि व्यक्तियों का विकास करती है, वस्तुओं को इधर उधर रखना। जैसे कई लोग ऐसा मानते हैं ना कि प्रबंध क्या है, तो भैया वो अपन ने कुर्सियां क्रम से लगा दी, घर को अपन ने, हाँ तो वो मैनेजमेंट है। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ वस्तुओं को क्रम से करना वही मैनेजमेंट कहलाता है, जबकि मैनेजमेंट वस्तुओं को क्रम से रख कौन रहा है, हम रख रहे हैं, है ना। यानी कि हमारे मेंटल एबिलिटी की बात आ रही है। तो बस यही चीज अब आपको बताना चाहते हैं कि लॉरेंस एप्ले का कहना है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध के माध्यम से व्यक्तियों का विकास होता है, वस्तुओं को इधर उधर निर्देशित करना ये प्रबंध नहीं कहलाता है। वही चीज इंग्लिश में मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, मतलब मैनेजमेंट जो है पीपल्स का क्या है, डेवलपमेंट है, नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स का डायरेक्शन नहीं है। चलिए दूसरी डेफिनेशन पे अपन चर्चा कर लेते हैं। दूसरी परिभाषा है आप लोगों की लुइस एलन के अकॉर्डिंग। लुइस एलन कहते हैं कि प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है, यानी कि मैनेजर के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। According to Louis Allen, management is what is manager does, मतलब कि मैनेजर जो भी काम करेगा, प्रबंधक जो भी काम करता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को लेकर के, जो कि है हमारा प्रबंध की विशेषताएं लिखिए, मतलब कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। विशेषताओं को ही हम हिंदी में लक्षण, अगर आपसे कहा जाता है प्रबंध के लक्षण लिखिए तो भी यही लिखना है, प्रबंध की विशेषताएं लिखिए तो भी आपको इसी क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो प्रबंध की विशेषताओं में हमने 4 विशेषताओं पर ध्यान दिया है, 4 विशेषताओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रबंध ऐसा नहीं, प्रबंध बहुत बड़ा है और प्रबंध की विशेषताएं भी बहुत सारी हैं। हमने 4 इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक हमने यहाँ पर लिए हैं, जिससे आपको लिखने पर आपको पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलिए तो प्रबंध की पहली विशेषता है कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है का तात्पर्य होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी प्रबंध में हम सबसे पहले क्या करते हैं, लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम गोल्स डिसाइड करते हैं और उसके बाद फिर हम उसके गोल्स को प्राप्त करने के लिए, यानी कि गोल्स को अचीव करने के लिए हम उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, मतलब इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और उसके बाद उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये क्या कहलाती है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। यानी कि सबसे पहले गोल्स डिसाइड करेंगे आप, उसके बाद उन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ये क्या कहला जाएगी, आपकी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आपको डिटेल भी लिखना है, बाकी चीजें हम जो है इसका जो लिखा हुआ डिटेल है पूरा वो आपको पीडीएफ फॉर्म में या शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सामूहिक क्रिया, सामूहिक क्रिया यानी कि ग्रुप एक्टिविटी। प्रबंध इतना छोटा नहीं होता है कि वो अकेले के दम पे किया जा सके, तो इसलिए प्रबंध को सामूहिक क्रिया माना जाता है। यानी कि प्रबंध जो किया जाता है, जैसे अगर हम किसी ऑफिस की बात करें तो ऑफिस के जितने भी कर्मचारी अधिकारी रहते हैं सभी लोग मिलजुल करके मैनेजमेंट का काम यानी कि प्रबंध का कार्य करने का प्रयास करते हैं। यानी कि जैसे कि अभी ऊपर आपने देखा ना कि उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, फिर उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। तो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किए जाते हैं, बल्कि वो लोगों का एक समूह रहता है जो कि उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है।
इसके बाद हम तीसरी विशेषता की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि प्रबंध सार्वभौमिक है, यानी यूनिवर्सल प्रोसेस। इसी को अपन परवेसिव के नाम से भी जानते हैं। मतलब इंग्लिश में कहीं कहीं पर आपको ये लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको ये लिखा मिलेगा, ठीक है ना। मतलब प्रबंध सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का तात्पर्य होता है सभी जगह व्याप्त। सभी जगह व्याप्त यानी कि ऐसी प्रक्रिया है जो हर जगह व्याप्त है। आप घर की बात कर लें, आप स्कूल की बात कर लें, स्कूल के साइकिल स्टैंड की बात कर लें, किसी भी जगह दुकानों की, मार्केट एरिया में आप जाते हैं, आप दुकानों को देख लें, है ना, छोटी छोटी सब्जी मंडी में जो नीचे बैठ करके लोग सब्जी बेचते हैं उनको देख लें, सभी चीजें बिल्कुल मैनेज तरीके, मतलब वहां बहुत ही मैनेज करके उन तरीकों मतलब अपना कार्य करते हैं। तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि प्रबंध सभी जगह व्याप्त हो, चाहे हमारे कार्य क्षेत्र यानी ऑफिस का आकार छोटा हो बड़ा हो, हम जहां पर भी हैं तो उस जगह पर प्रबंध हमें देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। कोई भी कार्य आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक है, मतलब कह सकते हैं कि वहां पर प्रबंध है। तो आजकल कौन सी चीज सिस्टमैटिक नहीं, सभी चीजें, सभी क्रिया सिस्टमैटिक है ना। तो बस यहीं पर आगे बढ़ते हैं। सतत प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो प्रबंध जो है उसको एक सतत प्रक्रिया माना जाता है। सतत प्रक्रिया का तात्पर्य होता है कि प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। ऐसा तो होता नहीं है कि आज हम मैनेज मतलब अपनी सभी चीजों को बढ़िया मैनेज कर रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कल नहीं बनाएंगे, है ना। हमारी दिनचर्या की ही बात कर ली जाए, है ना, अपन टाइम टू टाइम उठते हैं, टाइम टू टाइम अपने काम करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आज हमने अपनी चीजों को मैनेज कर लिया कल मैनेज नहीं करेंगे, या कल भी मैनेज कर लिया परसों नहीं करेंगे। हमारे साथ हो, चाहे हमारे कार्य क्षेत्र की बात हो, ऑफिस की बात हो, हर जगह मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो पूरी कंटिन्यू तरीके से चलती रहती है, मतलब लगातार चलती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध एक सतत प्रक्रिया भी है, यानी कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार हम फिर से इसमें ध्यान देते हैं कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, मतलब कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, जहां पर पहले उद्देश्यों का निर्धारण करना है और फिर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है, ठीक है ना, गोल्स को अचीव करने के लिए अपन को कोशिश करनी है। दूसरा सामूहिक क्रिया यानी कि ग्रुप एक्टिविटी, हमने बताया ना, उद्देश्यों का निर्धारण हो गया, फिर उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा जो प्रयास किए जाएंगे वो सामूहिक रूप से किए जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से यानी कि इंडिविजुअल आप जो काम कर रहे हैं उसको ज्यादा महत्व यहाँ पर नहीं दिया जाता है, मतलब कि व्यक्तिगत प्रयास को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। व्यक्तिगत प्रयासों की अपेक्षा सामूहिक रूप से प्रयास करने पर उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है इस प्रबंध में। प्रबंध सार्वभौमिक है, यानी कि ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, मैंने बताया था। प्रबंध चाहे हमारे व्यापार का आकार छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा भी व्यापार हो, सभी प्रकार के व्यापारों में, सभी प्रकार के व्यवसायों में, कंपनियों में, हमारे घर में, हर जगह मैनेजमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में देखने को मिलता रहता है, जिससे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध जो है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। और लास्ट है सतत प्रक्रिया यानी कि कंटीन्यूअस प्रोसेस। अभी आप इसके आगे जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वह प्रबंध के कार्य। तो प्रबंध के कार्यों में आपको पढ़ने को मिलेगा नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण, बहुत सारे कार्य हैं। तो ये जो होती सतत प्रक्रिया, ये मतलब इन्हीं कार्यों के अनुरूप चलती जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई ना कोई कार्य इसमें लगा रहता है। तभी कहा जाता है कि प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि कंटीन्यूअस प्रोसेस है। प्रबंध के अंतर्गत अब जैसे पहले अपन ने योजना का निर्माण कर लिया, नियोजन कर लिया, उसके बाद हम संगठन बनाएंगे, नियुक्तियां करेंगे, तो ये सब कुछ मैनेजमेंट यानी प्रबंध के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि कंटीन्यूअस प्रोसेस है जो कि निरंतर चलती रहती है। चलिए आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और हम पढ़ते हैं आगे तीसरे प्रश्न की तरफ। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर कि प्रबंध के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए आपको प्रबंध में दो प्रकार के कार्यों को देखने को मिलेगा, एक प्रबंध के प्रमुख कार्य और प्रबंध के सहायक कार्य, यानी कि प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको अपन मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, और दूसरा मिलेगा आपको सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फिलहाल हम चर्चा करने वाले हैं प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पर, यानी कि प्रबंध के प्रमुख कार्यों पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुख्य रूप से प्रबंध के 5 प्रमुख कार्य माने जाते हैं जो कि इसी क्रम में होते हैं, और आपको इसको इसी क्रम में लिखना भी अनिवार्य है ना। अगर आपसे सभी कार्यों के बारे में पूछा जाता है, हाँ सभी कार्यों के बारे में तो पूछा ही जाता है, साथ में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन क्या है, यानी कि प्रबंध का प्रमुख कार्य क्या है, मतलब पहला प्रमुख कार्य क्या है, नियोजन। प्रमुख का अंतिम प्रमुख कार्य क्या है, नियंत्रण। यानी कि फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग कहलाएगा और लास्ट क्या कहलाएगा, कंट्रोलिंग।
कई कई जगहों पर यह भी कहा जाता है कि प्रबंध की प्रक्रिया नियोजन से शुरू होती है और नियंत्रण पर जाकर के क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपका सबसे फर्स्ट काम क्या है, नियोजन करना यानी कि प्लानिंग करना। दूसरा है संगठन बनाना यानी कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेलेक्ट करना। उसके बाद नियुक्तिकरण करना यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपने स्टाफ का चयन करना, सिलेक्शन करना। इसके बाद निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग, उनको डायरेक्शन यानी कि दिशा निर्देश देना। फिर नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। चलिए चर्चा करते हैं इस पर अपन अच्छे से, थोड़ा सा विस्तृत तरीके से, विस्तार से। नियोजन, नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, नियोजन। नियोजन का तात्पर्य होता है योजना का निर्माण करना, योजना का निर्माण करना, है ना। तो प्लानिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक योजना का निर्माण करते हैं। योजना के निर्माण में हम सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, है ना, कि हमारे उद्देश्य क्या क्या होंगे। ये एक मानसिक योग्यता वाला काम कहलाता है, मेंटल एबिलिटी वाला काम कहलाता है। इसीलिए नियोजन को कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कहा गया है कि नियोजन एक मानसिक क्रिया है, एक मेंटल एक्टिविटी है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। नियोजन का तात्पर्य यानी कि प्लानिंग का मतलब होता है योजना का निर्माण करना। योजना का निर्माण करने के अंतर्गत हम सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और फिर वही उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या कार्य करने आवश्यक है ना, इसका भी निर्धारण करते हैं। किन किन कार्यों को करने में कितना कितना धन खर्च होने वाला है, पैसे खर्च होने वाले हैं, सब चीज पूरी एक प्लानिंग करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। अब नियोजन में प्लानिंग तो हमने कर ली, नियोजन का अब ये प्लानिंग तो हम अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन अब क्या इस प्लान के अकॉर्डिंग हम इस पूरे प्लान को अकेले विस्तार कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इस पे काम करने के लिए हमको लोगों की आवश्यकता होगी। तो अब हम बनाते हैं संगठन। संगठन का तात्पर्य होता है एक तरीके से लोगों का समूह, यानी कि अब हम बनाएंगे एक ऑर्गेनाइजेशन की हमको किस कार्य को करने के लिए किस प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, संगठन कहलाएगा, है ना। जिस संगठन के बलबूते पर अपन क्या करेंगे, अपने पूरे अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। फिर आता है नियुक्तिकरण। हमारा संगठन तो बन गया, अब संगठन में देख रहे हैं कि कहीं पर किसी चीज की कमी महसूस हो रही है, तो जिस भी प्रकार के व्यक्तियों की कमी महसूस होगी, यानी कि जिस भी योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता होगी, कि हमारा जो एक संगठन बना तो है, लेकिन हमारे इस संगठन, मान लीजिए कि एक कंप्यूटर का कोई वर्क है, कंप्यूटर वर्क करने के लिए कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं मिल रहा है ना। या फिर मान लीजिए कि मैनेजर्स जो है वो कम पढ़ रहे हैं, या कि हमारे बहुत सारे अलग अलग स्तर हमने डिसाइड किए, यानी कि अलग अलग लेवल्स बना दिए। हर लेवल के लिए हमको एक अलग अलग मैनेजर चाहिए, वो मैनेजर्स नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर मैनेजर, तो इसलिए फिर उस योग्यता के अनुसार मैनेजर्स की भर्ती करेंगे। तो नियुक्ति स्टाफिंग यानी कि नियुक्तिकरण के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत हम भर्ती करते हैं, मतलब कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन करते हैं यानी कि चयन करते हैं, है ना। और इस हिसाब से क्या करते हैं, हम उनकी योग्यता देखते हैं और योग्यता के आधार पे जिस चीज की आवश्यकता है, मतलब जिस योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, उसके अनुरूप अपन क्या करते हैं, उनको अपना स्टाफ बना देते हैं, यानी कि उनकी नियुक्ति हम अपने उपक्रम में यानी कि अपने व्यवसाय में कर देते हैं। फिर आता है निर्देशन, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। योजना आपने तैयार की है, तो निर्देशन यानी डायरेक्शन भी कौन देगा, आप ही करेंगे, है ना। तो जहां पर हमारे कर्मचारियों में कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस होती है कि हमारे कर्मचारी इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी कार्य है जिसको करने में सक्षम नहीं है, या फिर किसी काम को अभी तक पूरा हो जाना चाहिए, 3 दिन का समय था, 3 दिन में जो काम पूरा हो जाना चाहिए था उसके लिए ज्यादा समय लग रहा है, तो क्यों लग रहा है, इन सब कारणों का पता लगा करके फिर हम अपने कर्मचारियों को क्या करेंगे, आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। दिशा निर्देश देने के साथ साथ उनको मोटिवेट भी समय समय पर करेंगे, है ना। ये सारे काम मोटिवेट के साथ साथ उनका नेतृत्व भी आपको करना पड़ेगा, मेंटरशिप आपको करनी पड़ेगी। ये सारे काम किसके अंतर्गत आते हैं, निर्देशन के अंतर्गत आते हैं। और ये सारे काम हो जाने के बाद फिर लास्ट चरण आता है आपका नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंतर्गत मालूम हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग के अंतर्गत इन पर नियंत्रण लगाने का काम करते हैं कि भाई ऐसे क्या काम है कि समय पर हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। उद्देश्यों की यानी कि हमने जो नियोजन किया था, जो प्लान हमने प्रिपेयर किया था, उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर चल रहा तो अच्छी बात, अगर नहीं चल रहा है, उसी योजना के अनुरूप अगर काम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी दशा में फिर हम क्या करते हैं, अपने कर्मचारियों पर और अपने कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। यानी कि अगर योजना के अनुरूप हमारा काम नहीं हो पा रहा है,
नियोजन के अनुरूप यानी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो उसके क्या कारण है, उन कारणों का पता लगा करके उनमें सुधार करने का प्रयास करना, ये क्या कहलाएगा, हमारा नियंत्रण कहलाएगा। ठीक है ना। इसमें हम तुलना भी करते हैं कि पिछले बार जब हमने लास्ट बार हमने जब इस काम को किया था तो कितना समय लगा था, और अब इसी काम को करने में समय ज्यादा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, कम लग रहा है तो क्यों लग रहा है, कहीं कोई कमी तो नहीं दे रही। तो इस तरीके की चीजों को पता लगाकर, है ना, उनमें सुधार करना, यही किसका काम होता है, नियंत्रण का काम होता है। तो ये हमारे हुए प्रबंध के प्रमुख कार्य। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नियोजन यानी योजना का निर्माण करेंगे, एक प्लान तैयार करेंगे, उस प्लान के अकॉर्डिंग फिर आप क्या बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे यानी लोगों का एक समूह बनाएंगे। उसके बाद जब देखेंगे कि अब हमें काम करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता है यानी योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो उसी योग्यता का निर्धारण करके कि हमारे किस पद के लिए यानी जो भी हमारे पास डेजिग्नेशन है, जो भी काम करने के लिए जिस जिस योग्यता वाले व्यक्ति चाहिए, उस योग्यता के अनुसार अपन रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, मतलब भर्ती और चयन करेंगे। उसके बाद फिर हम जब हमारे पास कर्मचारी हो गए तो हम उनको निर्देशन यानी डायरेक्शन प्रदान करेंगे। डायरेक्टिंग हमारा चौथा कार्य आ गया। इस निर्देशन के अंतर्गत हम क्या करेंगे, अपने कर्मचारियों को दिशा निर्देश प्रदान करेंगे कि किस काम को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, उनको मोटिवेट करेंगे ताकि वो काम को कर सके। मोटिवेट फिर अपन आगे पढ़ेंगे, ये चैप्टर्स भी हैं, है ना, कि मोटिवेशन किस किस तरीके से किया जा सकता है। इसके बाद फिर आता है कि हमारी योजना यानी कि प्लान के अकॉर्डिंग हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर हमारे नियोजन के मतलब हमारी योजना के अनुसार अगर काम नहीं हो पा रहा है तो ऐसी दशा में फिर हम क्या करेंगे, उन पर नियंत्रण लगाने का यानी उस पर कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए, तो हम पहुंच गए हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि है प्रबंध के सहायक कार्यों का वर्णन कीजिए। मतलब कि एक्सप्लेन द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने बताया था आपको कि प्रबंध के प्रमुख कार्य और प्रबंध के सहायक कार्य दोनों ही अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन दोनों प्रश्नों की ओर ध्यान देना, हमें बराबर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं अपने सहायक कार्यों में। पहला सहायक कार्य नव प्रवर्तन या नवाचार, मतलब कि इनोवेशन। इनोवेशन नव प्रवर्तन या नवाचार का तात्पर्य होता है अपने व्यापार में नए नए विचारों को स्थान देना। नए नए जो भी आइडियाज आ रहे हैं आपके पास, उन आइडियाज को आप अपने व्यापार में अप्लाई कर सकें, इसी को हम क्या कहते हैं, नवाचार कहते हैं, यानी कि नव प्रवर्तन कहते हैं, है ना। इस नव प्रवर्तन में ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा। नव प्रवर्तन में तात्पर्य देखिए, अगर आप अपने वही पुराने ढंग से अगर आप अपना व्यापार कर रहे हैं, पुराने तौर तरीकों को अपना करके अगर व्यापार कर रहे हैं तो काम चलने वाला नहीं है। ये कंपटीशन का युग है, इसमें प्रतिस्पर्धा चल रही है, चारों तरफ प्रतिस्पर्धा विद्यमान है। इस प्रतिस्पर्धा में अगर आपको बने रहना है, इस कंपटीशन में अगर आपको बने रहना है, तो फिर आपको प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपने व्यापार में नए नए विचारों को, नए नए कार्यों को थोड़ी सी जगह दें, थोड़ा स्थान दें। ठीक है ना। तो नव प्रवर्तन या नवाचार या इनोवेशन का तात्पर्य होता है नए नए विचारों को ध्यान देना, नए नए विचारों को सोचना, समझना और अपने व्यापार में लागू करना। दूसरा है निर्णयन। निर्णयन का तात्पर्य होता है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। आप अपनी कंपनी के, अपने व्यापार के मालिक हैं और आपने जो भी योजना बनाई है, आपने जो भी नियोजन किया है, आपने जो भी प्लान तैयार किया है, अगर काम उसी के अनुरूप नहीं हो पा रहा है, बीच में अगर कई बार समस्या आ जाती है, तो हमारे पास होता ना कि अब हम क्या करें। तो क्या करें, तो बस ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। क्या करेंगे समय ही तो सोचा जाता है कि यार अब क्या करना क्या है ना, क्या काम करना सही रहेगा। तो यही क्या कहलाता है, निर्णय करना यानी कि डिसीजन लेना कहलाता है। इसके अंतर्गत मालूम है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप व्यापार में हैं, आपको उत्पादन करने के लिए यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए कच्चा माल मंगाना था, रॉ मटेरियल। जहां से आप कच्चा माल मंगाते थे, या तो उस समय पर आपको कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल पूरा नहीं करवा पा रहा है, मतलब उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, या रॉ मटेरियल जो भी आपके पास है उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतर नहीं है, आपने मना कर दिया, नहीं हम तुम्हारा माल नहीं ले सकते। अब ऐसी कंडीशन में क्या है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया हमें अपने व्यापार को, मतलब उत्पादन को बढ़ाने के लिए या उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल मिलेगा कहां से। तो अब इसी चीज के लिए आप निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे कि हाँ भैया ये रॉ मटेरियल इस व्यापारी से ना मंगा करके हम दूसरे ट्रेडर से प्रयास करते, दूसरे ट्रेडर से बात करते, उससे अपन खरीदेंगे। तो यही कहलाता है, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है।
वैसे भी यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि निर्णय का तात्पर्य होता है डिसीजन लेना। डिसीजन लेने का तात्पर्य होता है कि जब आपकी योजना के अनुसार यानी आपके प्लान के अकॉर्डिंग काम आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको उस काम को सही तरीके से करने के लिए डिसीजन लेना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है। और एक व्यापार में आपको कई बार निर्णय करना पड़ता है, तो इसीलिए इसको भी मैनेजमेंट के एक सब्सिडियरी फंक्शन यानी सहायक कार्य के रूप में स्थान दिया गया है। तीसरा काम है हमारा प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंटेशन। प्रतिनिधित्व, इसका सिर्फ एक लाइन का डिटेल है कि जो प्रबंध होता है वह किसी भी उपक्रम या व्यवसाय का प्रतिनिधि होता है। अब प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? आप अपनी कंपनी के मालिक हैं, ओनर हैं, है ना, या आप अपने बिजनेस के ओनर हैं, है ना। अब आपको क्या है कि आपको कोई मीटिंग अटेंड करने किसी दूसरे शहर में जाना है। अब दूसरे शहर में जब आपको मीटिंग अटेंड करने जाना है तो आप किसी पर्सनल कारण से, व्यक्तिगत कारणों से आप नहीं जा पा रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में अब आपको मीटिंग अटेंड करना है, आपके पास काम भी आ गया है, आप क्या करेंगे? अपने मैनेजर को भेज देंगे, अपने किसी टीम मेंबर को भेज देते हैं अगर, है ना, तो वो आपका काम आपकी जगह वो मीटिंग अटेंड करेगा। वो क्या कर रहा है? वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो आपको क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्रतिनिधि कहलाता है। तो हमारे उपक्रम को, हमारे व्यवसाय को कौन रिप्रेजेंट करता है? हमारे उपक्रम को, हमारे व्यवसाय को रिप्रेजेंट करता है हमारा मैनेजर या मैनेजमेंट। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रबंध को किसी भी व्यवसाय या उपक्रम का प्रतिनिधि माना जाता है। इसीलिए इसको क्या एक ये नया काम बना दिया गया है, सहायक कार्य प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन का तात्पर्य होता है बस वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है, हमारे व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करता है कौन? प्रबंध। ठीक है ना। लास्ट है रिसर्च यानी शोध कार्य। आप तो जानते हैं यार, व्यापार में नित्य नई नई समस्याएं आती रहती हैं। समस्याएं आ रही तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमको रिसर्च यानी शोध कार्य करने पड़ते हैं कि भैया इस समस्या का सामना कैसे किया जा सकता है। फिर ऐसा तो नहीं कि अब समस्या का सामना हमने कर लिया, समस्या से सब जूझ लिए, काम पूरा हो गया, तो भविष्य में कोई समस्या आ नहीं सकती। तो भविष्य के लिए भी आप पहले से प्लानिंग करिए कि भाई भविष्य में कौन कौन से जोखिम आ सकते हैं, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, और उन्हीं समस्याओं से हम कैसे निपटेंगे। तो उन समस्याओं से निपटने के लिए आप जो एक प्लान तैयार करते हैं कि हम भविष्य में अगर हमारे सामने ये समस्या खड़ी होगी तो हम इस समस्या का सामना कैसे करेंगे, अगर कोई दूसरी समस्या आ गई तो उसका सामना कैसे करेंगे, उसके लिए आप पहले से ही सोच समझ करके एक छोटा सा प्लान तैयार करके रखें। यही क्या कहलाता है? रिसर्च करना या शोध कार्य करना कहलाता है। इसके अलावा शोध कार्य और भी होते हैं। हमारे व्यापार को और ज्यादा आगे बढ़ाना है, अपने व्यापार को और ज्यादा तरक्की पे ले जाना है, तो उसके लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं? तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यानी कि अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए भी हमें कई बार शोध कार्य करने पड़ते हैं कि हमें अगर अब अपनी एक और ब्रांच खोलनी है, अब उसमें ब्रांच खोलना है तो भाई हम कहाँ पे क्या काम करेंगे, है ना। मतलब कि इसके लिए स्थान कौन सा होगा, किस जगह पे या हमारा काम चल जाएगा, है ना, वहां पे अपन रॉ मटेरियल कहां से लेके आएंगे, किस प्रकार के कर्मचारी लगेंगे, कई सारी चीजों पर अपन को जो एक छोटा सा प्लान तैयार किया जाएगा वो शोध कार्य कहलाएगा। चलिए एक बार फिर से इस पर थोड़ा सा सरसरी नजर से बात करते हैं। सबसे पहला काम है नव प्रवर्तन या नवाचार यानी कि इनोवेशन। तो आपको नए नए आइडिया पर विचार करना, नए नए आइडियाज लेके आने हैं और आइडिया को आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, यानी कि नए नए विचारों को लाना भी है और उन विचारों पर आपको अमल करना भी है। ये क्या कहलाता है? नवाचार। निर्णयन, तो भैया अगर आपके व्यापार में कोई समस्या आ जाती है तो उस समस्या से जूझने के लिए, समस्या का सामना करने के लिए आपको कई कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, या फिर कई बार उन समस्याओं से निपटने के लिए जो आपको निर्णय लेने पड़ते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, डिसीजन मेकिंग या निर्णय के अंतर्गत आते हैं। प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि जो मैनेजमेंट है वो किसी भी व्यवसाय का क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है उसको, यानी उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। और शोध कार्य यानी कि अपने भविष्य में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए यानी कि उनका सामना करने के लिए, और भविष्य में हम अपने व्यापार को और कैसे प्रगति के रास्ते पर ले जा सकते हैं, है ना। तो उसके लिए जो अपन अभी से एक छोटी सी योजना बनाएंगे वही क्या कहलाएगा? आपका शोध कार्य कहलाएगा। चलिए ठीक है, तो आज ही हमारे क्वेश्चन हो गए। आज के लिए इतना ही। अब आपको बता दूं कि इनके पीडीएफ फॉर्म और शॉर्ट वीडियो के रूप में आपके पास इसके पूरे डिटेल्स से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी।
चलिए बढ़िया तैयारी कीजिए। आज हमारा ये फर्स्ट डे कंप्लीट होता है, कल फिर से मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक बात आपको और बता दें कि हिंदी और इंग्लिश के अभी 1-2 दिन आपको पीडीएफ फॉर्म आपको उपलब्ध हो पा रहे हैं, तो अभी 1-2 दिन क्वेश्चंस पर आप ध्यान दीजिए। हम हो सकता है 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको इसके वीडियो भी उपलब्ध करा सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।